ये रामराज है। एक दलित के सर पे सोनभद्र में पेशाब किया जाता है या कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है। ये रामराज की मांग क्यों होती है? क्या बाबा साहब का संविधान वाला राज्य खराब है क्या? रामराज की मांग होती तो है। भागवत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलमोस्ट मतलब सब मामला वैसे ही है, खाली घोषित करने की क्या जरूरत है। यादव और मुसलमानों के घर में जितने वोट हैं, क्या उतने फॉर्म उनके घर में पहुंच रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी सेक्युलर दलों के लिए एक नया थ्रेड बन गए हैं, जिस तरह से सीमांचल में उन्होंने वोट हासिल किया बिहार में। बड़ा फैक्टर ये है वहां पे कि एसआईआर हुआ और एसआईआर ने डुबा दिया चुनाव। अब यूपी में भी तो बहुत तेजी से हो रहा है, तो यहाँ भी डूब जाएगा। ये हर बार नया गेम ले आते हैं आप लोग। एक गेम इनका पकड़ते हैं तक ये नया गेम ले आते हैं। नहीं, हम इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं पूरे देश में, ये क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? दो पैन कार्ड के मुद्दे पे एक पूर्व मंत्री हैं केंद्रीय, उनपे भी आरोप लगा है कि उनके पास भी दो पैन कार्ड थे। आजम खान को उनके बेटे को भेज दिया गया वापस जेल। ये अन्यायपूर्ण है। देखिए, मतलब अब ये समझ में आ रहा है कि जुर्म से कई गुना ज्यादा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रोजगार दो सामाजिक न्याय दो अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं और आज 25 किलोमीटर चल के आए हैं। तो सर, रोजगार तो बिल्कुल बहार है यूपी में, बाबा जी कह रहे हैं। अब बहार है तो फिर प्रयागराज में हमारे नौजवान पीटे क्यों जा रहे हैं? उनको घसीटा क्यों जा रहा है? फिर पेपर लीक क्यों हो जाता है? सिपाही की भर्ती का पेपर लीक, दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, पीसीएसजे का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, हाई स्कूल इंटर तक का पेपर लीक हो जा रहा है। शिक्षक भर्ती में ओबीसी का जो आरक्षण था उसका घोटाला उजागर हुआ, सामने हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी तक उनकी भर्ती का मामला ठीक नहीं किया गया। तो दावे करने में तो आप बीजेपी से कभी आगे नहीं जा सकते। वो तो कहेंगे हमने चांद को भी जमीन पे लाके खड़ा कर दिया है, बना दिया। रामराज तो स्थापित कर ही दिया है। हाँ, तो रामराज्य तो यही है ना जो हो रहा है इस वक्त। वो मंदिर में पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जा रही है, ये रामराज है। एक दलित के सर पे सोनभद्र में पेशाब किया जाता है या कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, ये रामराज है। हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, या सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, तो ये किस प्रकार का रामराज्य है? ये तो आप जो मांग कर रहे हैं ये डबल इंजन, आप संविधान के राज्य की मांग कर रहे हैं। ये आप संविधान के राज्य की मांग कर रहे हैं। हालांकि राम राज्य में तो ऐसे ही होता था ना। तो राम राज्य में तो ये उसका तो मूल सिद्धांत था कि समान दृष्टि से सबके साथ न्याय। वही तो राम राज्य है जिसकी कल्पना गांधी जी ने भी की थी। हम सब भी चाहते हैं वैसा राम राज्य हो। जब घर का मुखिया ही भेदभाव करने लगेगा, तो ये रामराज की मांग क्यों होती है? क्या बाबा साहब का संविधान वाला राज्य खराब है क्या? रामराज की मांग होती है। तो बाबा साहब का संविधान वाला ही राज्य में ही रामराज्य है। अगर आप देखें उसमें भी तो सबको समानता के अधिकार की बात कही गई है। भाई, समान दृष्टि से सबके साथ न्याय और अधिकार की बात तो उसमें भी कही गई है। तो फिर ये बार बार रामराज की बात क्यों कहते हैं भाजपा वाले? बाबा साहब के संविधान से चलने उसमें क्या बुराई है? भाई, बाबा साहब के संविधान को अगर वो मान रहे होते तो अभी आप देखिए ना, एक बाबा के पीछे पूरी बीजेपी लगी हुई है हिंदू राष्ट्र के नाम पे। आप बताइए, ये क्या संवैधानिक मांग है हिंदू राष्ट्र की मांग? वो तो साफ दिख रहा है प्रायोजित यात्रा है वो तो। तब वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो हमारे भारत के संविधान में लिखा है, मूल प्रस्तावना में लिखा है, उसके खिलाफ जाके कोई बात कैसे कर सकता है? कल को कोई तमिलनाडु वाला कहेगा हमें तमिल राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें कन्नड़ राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें मलयाली राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें तेलंगाना राष्ट्र दे दो। फिर बात और आगे बढ़ जाएगी। कोई कहेगा, हम कहेंगे भाई सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दीजिए, मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। ये बैठे हमारे पवन तिवारी जी कहेंगे हमको काशी राष्ट्र दे दीजिए, मैं वहां का छोटे छोटे राष्ट्र बना दीजिए। तो इसका उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं, नागालैंड वाले कहेंगे नागा राष्ट्र बनाओ, उनकी तो बहुत पुरानी डिमांड है। अब आप बताइए, कश्मीर वाले कहेंगे हमको एक राष्ट्र बना दो, आजाद कश्मीर मांग ही रहे हैं वो। तो ये देश को तोड़ने की कार्रवाई है और सरकार इसको छूट दिए हुए है।
एक गैर संवैधानिक देश को तोड़ने की आप कार्रवाई कर रहे हैं, छूट ही नहीं दी है, खुलेआम, और पूरा समर्थन कर रही है बीजेपी। छूट ही नहीं दे रहे उसको, मतलब एक तरह से सही कहा आपने, समर्थन ही, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री जा रहे हैं उनके बीजेपी के उनकी यात्रा में। अब ये तो यही सवाल है ना कि भाई जब पूरा तंत्र ही ऐसा बन गया है जो संविधान के खिलाफ, और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा भाई? विश्वगुरु बन जाएगा। एक चीज नहीं, विश्वगुरु के बाद आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी दलितों की और पिछड़ों की। वही होगी, फिर कमर में झाड़ू बांध के घूमेंगे, गले में हाड़ी बांध के घूमो, पीछे झाड़ू बांध के घूमो। ये हिंदू राष्ट्र का वही मतलब तो मतलब मेरा ये कहना है, मतलब प्लाटिंग करना, प्लाटिंग करके बेचो आप, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे हैं आप? हाँ, तो और क्या, वही तो कर रहा है धंधा अपना, भाई प्लाटिंग करके अपना बेचता, कमाता धमाता, अपना काम में लगा रहा है। वो हिंदू राष्ट्र बना रहे जिसमें 15-15 लाख के ये गलत बात है। हिंदू राष्ट्र की तो मतलब कोई सवाल भी नहीं किया जा सकता, ये गैर संवैधानिक सवाल है। ये एक अंतहीन प्रॉब्लम खड़ी करने जा रही है बीजेपी, जिसमें पूरे देश में विखंडन की स्थिति पैदा होगी। तो ऑलमोस्ट उड़ीसा वाले कहेंगे हमको उत्कल राष्ट्र दे दो, बंग राष्ट्र मान लेंगे, बंगाल वाले कहेंगे हमें बंग राष्ट्र दे दो। तो ऐसे ये देश को तोड़ने की कार्रवाई है। तो एक तरफ वो उनके तमाम मुख्यमंत्री जा रहे हैं समर्थन में कि हिंदू राष्ट्र यात्रा में, दूसरे मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट मतलब सब मामला वैसे ही है, खाली घोषित करने की क्या जरूरत है? देखिए ऐसा है कि जब इन लोगों को आप माइक लगा के पूछेंगे, ये हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने संविधान पे शपथ ली है, और मोहन भागवत बोलेंगे तो जाहिर सी बात है मोदी को आके उस पर सफाई देनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। तो उधर तो इसलिए उन्होंने कह दिया घोषित करने की जरूरत नहीं। बाबा के माध्यम से, धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से कहवा रहे हैं। तो वो मान रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हम मान ले रहे हैं सुल्तानपुर हमारा एक राष्ट्र है, आप अम्बेडकर नगर को अपना राष्ट्र मान लीजिए। आपने एसआईआर को मान के खुश रहिए, क्या मानने में क्या जाता है, खुशी वाली चीज है। तो आपने एसआईआर को लेकर एक भविष्यवाणी की थी कि बिहार में गठबंधन नहीं जीत पाएगा एसआईआर के बाद। 100% मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि मेरे इस बयान को रिकॉर्ड करके रखिए, 100 बार आप चलाइएगा। तो क्या आपके इसके पीछे आपका क्या? क्योंकि खुला घोटाला है। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, 60,000 वोट किसी विधानसभा में कटता है? आप मुझे बताइए याद करके। नहीं, इतना तो इतनी उम्र आपकी हो गई और इतने लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं 55,000, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 70,000 वोट कट जा रहे हैं एक एक विधानसभा में। और वो भी तो जब 80 लाख वोट कट चुका है तो फिर चुनाव क्या हुआ? और अफसोस की बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने आधार अलाउ किया, लेकिन जब संशोधित लिस्ट ही नहीं मिलेगी बीएलए को, एजेंट को, जो पार्टियों के थे उनको जब संशोधित लिस्ट ही नहीं मिली तो क्या ठीक कराएंगे और कहाँ शिकायत करें? तो आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक बिहार तो जीत ही लिया, अब यूपी में भी एसआईआर हो रहा तो है। एसआईआर आप पता कर लीजिए ना, यादव और मुसलमानों के घर में जितने वोट हैं, क्या उतने फॉर्म उनके घर में पहुंच रहे हैं? पता करिए आप। नहीं पहुंच रहे हैं? पता कर लीजिए ना। आपको कहाँ से इनपुट मिला नहीं पहुंच रहे हैं? अरे भाई, शिकायत आई क्या आपके पास? अब हमारी बात को लोग हल्के में लेते हैं, मैं कभी हल्की बात नहीं करता। नहीं, ठीक बात है। बीजेपी वाले हल्के में लेते हैं, बाद में उनको मान। और जब मैं बिहार के लिए भी बोल रहा था तब भी लोग कह रहे थे अरे ऐसे थोड़ी होता है, चुनाव थोड़ी छोड़ देंगे, ये थोड़ी कर देंगे। लड़ लिए ना सब लोग। और मैंने तो बयान दिया था कि मैं भी जाऊंगा प्रचार करने। 80+ सीटों को आप लोग भी लड़े? मैंने बयान दिया था, मेरा वो बयान पड़ा हुआ है कि मैं भी जाऊंगा प्रचार करने, खूब मेहनत करूंगा, लेकिन होगा यही जो हुआ है। ये मैंने बोला है, मेरा 11 अक्टूबर का बयान है, आप देख लीजिए। फिर वायरल हो रहा है वो फिर से लोग उसको वायरल कर रहे हैं। तब तो आप मानते हैं वहाँ गठबंधन की हार की जिम्मेदारी सिर्फ एसआईआर पे? 101%, 99 नहीं, 100%। वो तो कह रहे हैं 2010 में भी हमको इतनी ऐसी सीटें आई थी। भैया 2010 में एक लहर थी नीतीश कुमार के सुशासन की, इसको स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से, और उन्होंने उस वक्त काम भी किया था। असद ओवैसी को भी 5 सीटें आई हैं,
बिहार में। तो असद ओवैसी की जो सीटें आई हैं, वो अगर असद ओवैसी को नहीं आती तो किसको आती? आरजेडी को आती या कांग्रेस को आती? आती कि नहीं आती? हाँ, गठबंधन को तो जाता असद ओवैसी को आ गया तो बीजेपी को कौन सा नुकसान है? मतलब वही बात होगी क्या बीटी में फिर? नहीं नहीं, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सीट थी, हाँ। जो सीटें उनको आई हैं वो विपक्ष को ही आती ना। और सिर्फ आई नहीं, वो 5 आई और 15 हरवा दी। वही आपसे कह रहा हूँ कि अब वो तो उसका मूल्यांकन सारे लोग करेंगे, लेकिन जो वो सीटें हैं वहां तो बीजेपी की दाल वैसे भी नहीं गलनी थी किसी भी तरह से। सीमांचल में उनका वोट ही नहीं है। तो क्या जहां वोट बैंक है, जहां यादव वोट है, जहां मुसलमान वोट है, जहां पिछड़ी जातियों का वोट है, उनका चेक करा लीजिए जितना वोट कटा है, किसका वोट कटा है। तो अब तो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। तो क्लियर ही हो गया। अब तो कुछ इधर उधर दिमाग भी नहीं लगाना ना। पिछली लिस्ट उठाइए और मौजूदा जो लिस्ट है उससे कंपेयर कर लीजिए किसका वोट कटा है। अगर मेरी बात झूठी निकल जाए कि उसमें यादव मुसलमान का वोट नहीं कटा है तो कह दीजिएगा मैं गलत फैला रहा हूं। जो लोग हल्ला कर रहे हैं उन्हीं का वोट कटा है, इसका मतलब बस। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी सेक्युलर दलों के लिए एक नया थ्रेड बन गए हैं, जिस तरह से सीमांचल में उन्होंने वोट हासिल किया बिहार में? ओवैसी एक अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं, उनके साथ कैसे डील करना है बाकी पार्टियों को वो अपना तय करेंगे। लेकिन आप उनकी पार्टी को वोट मिल रहा है, वो अपना दल चला रहे हैं, उसमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। नहीं, आरोप लगते हैं बार बार कि बी टीम है बीजेपी की। तो बी टीम है, जिसको लगता हो बी टीम है वोट ना दे भाई। जो मतदाता वोट दे रहा है तो वो ना दे वोट उनको, अगर वो बी टीम लग रहा है तो मेरा अपना ये कहना है कि बिहार का जो चुनाव हुआ है उसमें ये सब फैक्टर बहुत मामूली हैं कि वो ऐसी कितनी सीटों पे लड़ गए और कितने पे हरा दिए और कितने पे जीत गए। बड़ा फैक्टर ये है वहां पे कि एसआईआर हुआ और एसआईआर ने डुबा दिया चुनाव। अब यूपी में भी तो बहुत तेजी से हो रहा है। तो यहाँ भी डूब जाएगा, यहाँ लुटिया पक्का डूब जाएगी, आप जान लीजिए। एसआईआर, अगर एसआईआर जिस तरीके से बिहार में हुआ ऐसा यहाँ हुआ तो काम खत्म, आप समझिए, लिख लीजिए आप कहीं। नई भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? 2 करोड़ के लगभग वोट कटेंगे यहाँ पे यूपी में। 2 करोड़ घुसपैठियां हैं यहाँ। बिहार में तो मिले 200-250 मिले हैं। 315 मिले हैं। 78 मुसलमान है, बाकी सब नेपाल के हिंदू हैं। लाखों वोट काटने के बाद लाखों वोट, 80 लाख काटने के बाद ये घुसपैठिया तो पकड़ने। वो 80 लाख कौन है जो काटे हैं? जाहिर बात है कि जो हल्ला कर रहे हैं आरजेडी वालों के वोट हैं। बस बात अब यही है तो कि वो विपक्ष के वोट टारगेट करके वहां पे अज्ञानेश कुमार ने मोदी के साथ मिलकर कटवाया था। और ये बात मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था कि भाई बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है, एसआईआर के जरिए आपके चुनाव को समाप्त कर दिया गया है। तब उस टाइम में कोई सुना ही नहीं। हम लोग क्या कहावत री समरे फौज नवाब के, तो हमारे पास वहां फौज छोटी थी, हम क्या कर सकते थे। बिहार में हम बड़े प्लेयर थे नहीं। हमने दिल्ली में पकड़ा था, लेकिन तब तक थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा, ये हर बार नया गेम ले आते हैं आप लोग? एक गेम इनका पकड़ते हैं तक ये नया गेम ले आते हैं। नहीं, हमने वहां पकड़ा था कि इन्होंने मंत्रियों के घरों में 33 वोट सांसदों के घरों में बनाया, लेकिन 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में पहले ही कट चुके थे। अच्छा, उनकी चुनाव शुरू होने से पहले 40,000 वोट काट दिए। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 26,000 वोट से केजरीवाल साहब जीते थे, 4,000 से हार गए और 40,000 वोट कटे हैं। तो कैसे जीत पाएंगे? तो अनबीटेबल हो गए ना इनके पास इतना जब बोला। अनबीटेबल नहीं भाई, देखिए लोकतंत्र में 2 रास्ते हैं, एक सदन का, एक सड़क का। जब वहां नहीं सुनवाई हो रही तो सड़क पे आना पड़ेगा। आखिर किसानों ने 1 साल तक सड़क पे बैठ के आंदोलन किया ना। इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं पूरे देश में, ये क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं? लेकिन इस मुद्दे को लेकर सड़क पे उतरने वालों को मीडिया खुद विलेन बना देती है। नहीं, विलेन बनाने दीजिए, मीडिया को अपना जो काम कर रहे हैं करने दीजिए। तो मीडिया किसान को भी तो विलेन बनाया था, वो भाग गए क्या छोड़ के मैदान? आप देश के लोकतंत्र को ही नहीं बचा पाएंगे
तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, ये 2 पैन कार्ड के मुद्दे पे एक पूर्व मंत्री हैं केंद्रीय, उन पे भी आरोप लगा है कि उनके पास भी 2 पैन कार्ड थे। आजम खान को उनके बेटे को भेज दिया गया वापस जेल। ये अन्यायपूर्ण है। देखिए मतलब अब ये समझ में आ रहा है कि जुर्म से कई गुना ज्यादा सजा है। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। मान रहे हैं अत्याचार हो रहा है आजम खान फैमिली पे। मतलब आप देखिए ना, एक के बाद एक केसेस करके सजा करना, और वो भी एकदम एक्सट्रीम पे अधिकतम सजा कर देना, ये चीज ठीक नहीं। एक में बेल मिलती है तो दूसरे में सजा हुआ कर देते हैं। बस यही चल रहा है। क्या लगता है निकल पाएंगे वो, जिस तरह से उनके पास 80+ मुकदमे कर रखे हैं? और अब देखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, कुछ करेगा तो करेगा। आज अखिलेश यादव के खिलाफ इंडिया टुडे ग्रुप ने एक स्टोरी छापी थी, बड़ा उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये क्या लगता है कि इस तरह की स्टोरी क्यों छापते हैं अपोजिशन के खिलाफ? ये मैं सच में बताऊं, क्योंकि पदयात्रा में था, मैं वो स्टोरी देख नहीं पाया। मैं देखने के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। मैं देख नहीं पाया वो। तो अभी आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको आपकी यात्रा का? देखिए, जो लोगों का रिस्पांस है, कम से कम वो इस मुद्दे से अपनी सहमति जताते हुए दिख रहे हैं। सहमति जताते हुए दिखते हैं कि हाँ भाई, भेदभाव हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी तो है, पेपर लीक तो होता है, बहुत सारे ग्रुप भी मिले, किसान मिले, आशा बहुएं मिली, ऐसे तमाम लोग मिले रास्ते में। लेकिन ये इश्यूज लोग बात तो करते हैं, लेकिन फिर वही इंटरनेट डाटा रील में खो जाते हैं लोग। तो खो जाए, फिर हमारा कौन सा नुकसान है? हम तो कम से कम शांति से सोएंगे। भैया, हमने अपना काम किया, आपको सोना है सो जाइए, रील देखिए, सो के रजाई ओढ़ के। हाँ, रजाई ओढ़ के, ठंडी है बहुत ज्यादा, आराम से सोइए, हमें क्या दिक्कत? देखिए, तकलीफ तब होती है जब आपके मन में कुछ लालच है कि भाई हमें ये पद पे पहुंच के रुपया पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है। मेरे मन में ऐसी कोई लालच है नहीं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हमने कोई चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार किया। ना कोई ये कह सकता है कि हाँ इस मुद्दे पे संजय सिंह को बोलना था, वो खामोश रहे। तो 2 चीज से मैं मुक्त हूँ। अब बाकी जो लोकतंत्र है, ये संतुष्टि है कि हम लोगों को अगर यही अच्छा लग रहा है कि जैसे चल रहा है, बेरोजगारी वैसे ठीक है, 5 किलो राशन में जिंदगी बीत जाएगी, तो खुश रहिए। एक आखिरी सवाल, स्कूल बंद हो रहा है, होने दो। अस्पताल में कागज पे एक्सरे हो रहा है, होने दो। जब इन चीजों में लोग खुश है तो रहने दीजिए। एक आखिरी सवाल, आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को सुना था कि किसी एक जाति को वो बदनाम करके वोट मांगे? जैसे मोदी जी पटना में मांग रहे थे, बिहार में यादवों को बदनाम करके सिक्सर की 6 गोली गाना गा के भोजपुरी में। देखिए, एक बात आपको बताएं, मोदी जी हर वो काम कर सकते हैं जिससे उनको वोट मिले। उन्होंने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय भाषा है? उन्होंने कहा कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, मुसलमानों को इंगित करते हुए। क्या ये प्रधानमंत्री के लिए एक सही बात है इस तरह की भाषा बोलना? उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, किसको क्या नहीं बोला? सब कुछ तो बोला, किसी को तो छोड़ा नहीं उन्होंने। और आपने कहा कि सिक्सर के 6 गोली वाले आ गए तो गुंडा जंगल आ जाएगा, तो सीधे वो यादवों की ओर इशारा था। तो बस उनका तो वोट पाने के लिए कोई भी नफरत फैलाना हो, किसी भी जाति के खिलाफ हो। देखिए, मैं ये बात कहता हूं और इसको सोचना भी चाहिए कि ये लोग हिंदू की बात करते हैं, लेकिन एक मुसलमान का नाम बताइए जिसने कहा हो कि भाई दलित तालाब में पानी नहीं पी सकता, या उसको हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा, पीछे जो है वो झाड़ू लगा के चलना पड़ेगा। एक मुसलमान का नाम बताइए जिसने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया हो, आप बताइए। नहीं, कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया मुसलमान को, उसके खिलाफ नफरत फैलाते हैं और इधर दलितों पिछड़ों का हक भी मारते हैं। तो दोनों काम इनका चल रहा है।
मुसलमानों के खिलाफ तो भाजपा वोट मांगती थी उनको बदनाम करके, लेकिन अब यादवों को ही बदनाम करने लगे हैं। हाँ, उसका देखिए कारण क्या है, इसको समझिए। बहुत सही बात आपने सवाल पूछा। इनको ये चीज बहुत आसान होती है। मैंने बिहार में अनुभव भी किया, 8 दिन में वहां पे था। चारों तरफ प्रचार किया जाता, अरे भाई मुसलमान यादव, मुसलमान यादव, मुसलमान यादव की गुंडई बढ़ जाएगी। ये आसानी से ये लोग प्रचारित करते हैं चुनाव के टाइम में। मीडिया का भी सहयोग मिलता है। उसमें मीडिया का जबरदस्त सहयोग ही नहीं मिलता है, जबरदस्त सहयोग मिलता है। तो वो वहां पे किया इन्होंने बिहार में। तो ये एक आसान इनको फॉर्मूला मिल गया है। जैसे आपको याद होगा 22 के चुनाव में, मुझे याद है, अमित शाह ने कहा कि एक विशेष जाति के लोग, एक विशेष जाति के लोग, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। वो यादव नहीं बोला उन्होंने, बस यही तो बोला, एक विशेष जाति के लोग। लेकिन यही बिहार में जाके खुद को यदुवंशी बता रहे थे प्रधानमंत्री कि मैं द्वारिका से आया हूं, मैं भी यदुवंशी हूं। अरे वो तो मतलब क्या क्या बन सकते हैं आप, वो छोड़ दीजिए। गजनी है, भूल जाते हैं पिछली बार क्या बोला था। वो एस्कीमो बालक भी बन सकते हैं। बचपन में पढ़े नहीं किताब? हाँ, अद्भुत ही है, मतलब तो नॉन हाँ, वो एस्कीमो बालक बन सकते हैं, जैपनीज बन सकते हैं, चाइनीज बन सकते हैं, इच्छाधारी, नाइजीरियन बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। इच्छाधारी। पहली बात, वो अवतार है तो कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो संजय सिंह जी अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं, रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में, धन्यवाद।